अस्सलाम वालेकुम। आज हम अल्टरनेटिंग करंट का 7वां लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है आरएलसी सीरीज सर्किट और इसमें हम आज सीरीज़ रेजोनेंस सर्किट भी देखेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आज के लेक्चर पे एक नज़र कि आज हमने जिन चीज़ों को देखना है, सबसे पहली चीज़ जो हम देखेंगे आरएलसी सीरीज सर्किट का बिहेवियर हमने देखना है। उसके बाद इसका रिस्पॉन्स एट लो फ्रीक्वेंसी, इट्स रिस्पॉन्स एट हाई फ्रीक्वेंसी, its response at resonant frequency, derivation for resonant frequency। फिर हमने इम्पीडेंस डायग्राम ड्रा करनी है, फेजर डायग्राम भी ड्रा करनी है और फिर लास्ट में हमने रेजोनेंस सर्किट की प्रॉपर्टीज़ को देखना है। आरएलसी सीरीज सर्किट। अच्छा, इससे पहले दो टॉपिक हम देख चुके हैं, आरसी सीरीज सर्किट भी देख चुके हैं और आरएल सीरीज सर्किट भी देख चुके हैं। अब इस वाले टॉपिक में या आज का हमारा काम क्या होगा, अब हमने रजिस्टर को, इंडक्टर को और कैपेसिटर को, तीनों कंपोनेंट्स का बिहेवियर कंबाइन देखना है और तीनों को हमने सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया विद एन एसी सोर्स। अब जब हमने इंडक्टर, कैपेसिटर और रजिस्टर को एसी सोर्स के साथ सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया है तो हमें यह पता है जी सीरीज़ में करंट सेम रहेगा, लेकिन कुछ चीज़ें हमें और भी पता हैं। हमें यह चीज़ पता है कि अब जो भी फ्रीक्वेंसी हो एसी की, इंडक्टर और कैपेसिटर ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट बिहेव करते हैं, क्योंकि ये चीज़ इससे पहले हम देख चुके हैं कि कैपेसिटर की जो रिएक्टेंस है दिस इज़ इक्वल टू एक्स सी इक्वल्स टू 1/ओमेगा सी इक्वल्स टू 1/2 पाई एफ सी। ये एसी की फ्रीक्वेंसी के साथ इन्वर्सली रिलेट करती है और इंडक्टर की जो रिएक्टेंस है दिस इज़ एक्स एल इक्वल्स टू ओमेगा एल इक्वल्स टू 2 पाई एफ एल, ये डायरेक्टली रिलेट करती है। और इसके अलावा हमें ये चीज़ भी पता है कि कैपेसिटर में जो है वो वोल्टेज लैग करता है, करंट लीड करता है, और इंडक्टर में करंट लैग करता है, वोल्टेज लीड करता है। तो दोनों में एसी का जो रिस्पांस है एक दूसरे के ऑपोजिट होगा। तो अब जब इन दोनों को रजिस्टर के साथ सीरीज़ में हमने कनेक्ट कर दिया है तो अब रिस्पांस क्या होगा। अब अंडरस्टूड बात है कि जब हम एसी की अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे, फ्रीक्वेंसी चेंज करने से सर्किट का बिहेवियर भी चेंज होगा, क्योंकि ये दोनों की जो रिएक्टेंस होगी वो चेंज होगी। रेजिस्टेंस की वैल्यू फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करती तो वो चेंज नहीं होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं एट लो फ्रीक्वेंसी, जब हम अपने एसी जो सोर्स है उसकी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ करेंगे तो उससे क्या होगा। अभी हमें पता ही थी कि कैपेसिटर की जो रिएक्टेंस है ये इन्वर्सली रिलेट कर रही है, जिसका मतलब है कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस इंक्रीज़ करेगी, कैपेसिटर ऑपोजिशन ज़्यादा देगा। इंडक्टर की जो रिएक्टेंस है ये डायरेक्टली उसके साथ कर रही है रिलेट, तो फ्रीक्वेंसी कम करने से इंडक्टर की ऑपोजिशन कम हो जाएगी। अब इंडक्टर की ऑपोजिशन जब कम होगी, कैपेसिटर की ऑपोजिशन ज़्यादा हो जाएगी, तो इसका मतलब ये होगा कि लो फ्रीक्वेंसी पे जो है वो कैपेसिटर डोमिनेट करेगा और हमारा जो सर्किट होगा इट विल बिहेव लाइक आरसी सीरीज सर्किट। अब इसमें ऐसे होगा कि इंडक्टर के ऊपर कैपेसिटर डोमिनेट हो जाएगा। इंडक्टर के ऊपर कैपेसिटर जब डोमिनेट हो जाएगा तो हमारी जो नेट रिएक्टेंस होगी, नेट रिएक्टेंस विल बी इक्वल टू एक्स सी माइनस एक्स एल। और अगर हम इसकी रिएक्टेंस की डायग्राम देखेंगे, इम्पीडेंस अगर डायग्राम देखेंगे तो फिर एक्स सी की वैल्यू जो होगी वो एक्स एल से ज़्यादा होगी। अब इसी तरह अगर हम अपने एसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करेंगे तो उसमें इंक्रीज़ करने से क्या होगा। अब फ्रीक्वेंसी जब इंक्रीज़ करेंगे तो कैपेसिटर की रिएक्टेंस ऑपोजिटली बिहेव करती है, जिसका ये मतलब इन्वर्सली ये करती है बिहेव, जिसका ये मतलब होगा कैपेसिटर ऑपोजिशन कम प्रोवाइड करेगा। फ्रीक्वेंसी जब इंक्रीज़ करेंगे तो इंडक्टर की ऑपोजिशन ज़्यादा होगी, जिसका मतलब ये होगा हाई फ्रीक्वेंसी पे इंडक्टर डोमिनेट करेगा, एक्स सी एक्स एल से कम होगी और नेट हमारी जो रिएक्टेंस होगी दिस विल बी इक्वल टू एक्स एल माइनस एक्स सी। और हमारी जो रिएक्टेंस डायग्राम बनेगी, जैसे हम इम्पीडेंस डायग्राम भी कह सकते हैं, तो उसमें एक्स एल की वैल्यू एक्स सी से ज़्यादा होगी। अब यहाँ पे हमें एक चीज़ आ रही है समझ में कि इन दोनों के इन बिटवीन कोई ऐसी फ्रीक्वेंसी ज़रूर होगी कि जहाँ पे जितनी ऑपोजिशन कैपेसिटर दे रहा होगा
उतनी ऑपोजिशन ही इंडक्टर दे रहा होगा और ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो ये हमारे पास होगा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हाई और लो फ्रीक्वेंसी के इन बिटवीन कोई एक ऐसी स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी होगी जिस पे इंडक्टर और कैपेसिटर एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे। इनकी जो रिएक्टेंस होगी, जितने ओहम रिएक्टेंस इंडक्टर की वजह से आ रही होगी, एग्जैक्टली उतने ओहम ही रिएक्टेंस जो होगी वो कैपेसिटर की तरफ से आ रही होगी और दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल आउट कर देंगे और हमारा जो सर्किट बिहेव करेगा ये प्योर रेजिस्टिव जो है वो हमारे पास होगा सर्किट, जिसका मतलब होगा कि हमारे पास रिस्पांस इसी तरह का आएगा कि हमें इसी तरह जो है वो सर्किट का बिहेवियर आएगा नज़र के जैसे सिर्फ रजिस्टर ही कनेक्ट है, ना तो इसमें कैपेसिटर कनेक्ट है ना ही इसमें इंडक्टर कनेक्ट है, क्योंकि इस स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पे दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे। इसका मतलब होगा XC और XL इक्वल्स एक दूसरे के इक्वल होंगे। नेट रिएक्टेंस हमारे पास आ जाएगी जी 0 और इम्पीडेंस हमारे पास जो होगी वो G इक्वल्स टू R होगी। और यहाँ पे अगर हम इसकी रिएक्टेंस की डायग्राम देखें या इम्पीडेंस डायग्राम इसे हम देखें तो XL और XC ये एग्जैक्टली एक दूसरे के इक्वल होंगे और ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और हमारे पास सिर्फ R वाला वेक्टर रिज़ल्ट में आ जाएगा। अब ये फ्रीक्वेंसी होगी कितनी, किन चीज़ों पर ये डिपेंड करती है, इसकी कैलकुलेशन हमने जब करनी होगी। अब हमें पता है जी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे XL और XC ये एक दूसरे के इक्वल होंगे। अब जिसका यह मतलब होगा कि XL इक्वल्स टू ओमेगा RL, R यहाँ पे रेजोनेंट के लिए यूज़ किया है, इक्वल्स टू 1/ओमेगा RC। यहाँ पे मैंने XL और XC की वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर दिया है। ओमेगा हम एक साइड पे कर लेंगे जी, तो ओमेगा R स्केयर इक्वल्स टू 1/LC, ओमेगा R इक्वल्स टू 1/LC स्केयर रूट। हमें पता है जी ओमेगा इक्वल्स टू 2πf है, तो 2πfR इक्वल्स टू 1/LC और यहाँ से FR इक्वल्स टू 1/2πLC स्केयर रूट। अब देखें रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के लिए हमारे पास फार्मूला आ चुका है और ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी दो चीज़ों पे डिपेंड कर रही है। इंडक्टर का जो वो सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू है जी उस पर डिपेंड कर रही है और कैपेसिटर के लिए जो कांस्टेंट है कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस इन दोनों की वैल्यूज़ पे डिपेंड कर रही है। इन दोनों की वैल्यू जितनी ज़्यादा होंगी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू उतनी कम होगी। अब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी किसी और चीज़ पे डिपेंड नहीं कर रही, हमने सर्किट में इंडक्टर और कैपेसिटर कितनी वैल्यूज़ के कनेक्ट किए हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी उन पर डिपेंड कर रही है। अब जब हमारा सर्किट की AC सोर्स की फ्रीक्वेंसी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की इक्वल होगी तब हमारा जो रिस्पांस होगा उसका बिल्कुल रेजिस्टिव रिस्पांस होगा। फेज़र डायग्राम की अगर हम बात करें, हमें पता है कि इसने रेजिस्टिव सर्किट के तौर पे बिहेव करना है, जिसका मतलब होगा वोल्टेज और करंट इन फेज़ होंगे सिर्फ। और यहाँ पे ये इसकी ग्राफिकल आप डायग्राम भी देख सकते हैं, वोल्टेज और करंट दोनों इन फेज़ हैं। फेज़र डायग्राम में दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल आएंगे। और अगर इम्पीडेंस डायग्राम की बात करें तो इम्पीडेंस डायग्राम में सिर्फ एक ही वेक्टर आएगा G इक्वल्स टू R। इम्पीडेंस हमारे पास रेजिस्टेंस के इक्वल होगी। अच्छा जी, प्रॉपर्टीज़ हमारे पास जो इसकी होंगी, रेजोनेंट सीरीज़ का जो सर्किट है हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है जी, तो एक एक करके हम इन प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं जी। पहली प्रॉपर्टी हम कह रहे हैं जी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जो इसकी होगी दिस विल बी इक्वल टू FR इक्वल्स टू 1/2πLC स्क्वायर रूट। और दूसरी प्रॉपर्टी है जी इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट इज़ मिनिमम। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे सर्किट की जो इम्पीडेंस होगी ये मिनिमम होगी, जिसका मतलब है कैपेसिटर और इंडक्टर एक दूसरे को कैंसल आउट कर चुके हैं और ये इम्पीडेंस रेजिस्टिव होगी, जिसका मतलब है G इक्वल्स टू R। और फिर वोल्टेज और करंट इन फेज़ होंगे, क्योंकि कैपेसिटर और इंडक्टर ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे इनका कोई इफ़ेक्ट नहीं है, तो वोल्टेज और करंट इन फेज़ हैं, जिसका मतलब है जी कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे हमारे पास जो सर्किट होगा इसका पावर फैक्टर 1 के इक्वल होगा।
और फिर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे जो हमारे पास करंट होगा वो मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम करंट इसलिए होगा क्योंकि इम्पीडेंस की वैल्यू मिनिमम होगी, जिस वजह से हमारा जो करंट है वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे मैक्सिमम होगा। और रेजोनेंस पे जो कैपेसिटर और इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप्स होंगे ये सोर्स वोल्टेज से मच लार्जर होंगे। अच्छा, कुछ ये डायग्राम्स हैं जी आपके सामने, इनको आप देख सकते हैं। एक तो ये कैपेसिटर और इंडक्टर का फ्रीक्वेंसी के साथ क्या है जी रिस्पांस, ये एक डायग्राम आपके सामने आ रही है। और जिस पॉइंट पे एक्स एल और एक्स सी एक दूसरे को कैंसल आउट कर रहे हैं, ये पॉइंट है हमारे पास रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का। इस फ्रीक्वेंसी पे हमारा जो सर्किट है वो रेजोनेंस प्रोड्यूस करेगा। और दूसरी जो हमारे पास आ रही है जी डायग्राम, वो करंट के लिए डायग्राम आ रही है कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से चाहे फ्रीक्वेंसी कम हो करंट फिर भी कम होगा, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो करंट फिर भी कम होगा। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे करंट मैक्सिमम होगा क्योंकि उस वक्त जो इम्पीडेंस होगी वो आर के इक्वल होगी। इससे कम फ्रीक्वेंसी हो या इससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हो तो इम्पीडेंस हमारी मिनिमम नहीं होगी, क्योंकि उस इम्पीडेंस में कैपेसिटर या इंडक्टर का फैक्टर शामिल हो रहा होगा। अच्छा, यहाँ पे वैसे एडिशनल एक इन्फॉर्मेशन है, सीरीज़ रेजोनेंस जो सर्किट है इसे हम एक्सेप्टर सर्किट भी कहते हैं, क्योंकि ये सर्किट जो होता है ये रेजोनेंस पे करंट को एक्सेप्ट कर रहा है, जिसका मतलब है कि करंट की वैल्यू मैक्सिमम हो रही होती है और ये सिग्नल्स को रिसीव करने के लिए यूज़ किया जाता है। उम्मीद है कि ये लेक्चर आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। इंशाल्लाह इसी कंटिन्यूशन में हमारा एक और लेक्चर आएगा जो कि होगा RLC पैरेलल सर्किट। टिल देन वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।